नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ। और इस वक्त शुरुआत करेंगे कुवैत में इस्तकबाल। पीएम मोदी खाड़ी देश कुवैत की 2 दिन की यात्रा के लिए शनिवार को रवाना हो गए। ये पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। बता दें कि पीएम मोदी से पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत दौरा किया था। कुवैत के अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के दौरे से भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूती मिलेगी। कुवैत में पीएम शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबाब के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे हैं। अमीर से मिलने के अलावा पीएम मोदी कुवैत प्रिंस और प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। इस दौरान व्यापार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, संस्कृति मुद्दों पर बात करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के आवास वाले एक श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे। साथ ही वे एक भारतीय सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इतना ही पीएम मोदी गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि यात्रा एक दिन पहले विदेश मंत्रालय में कहा गया कि मोदी की कुवैत यात्रा से भारत कुवैत संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय में सचिव भारतीय मामले को लेकर अरुण कुमार चटर्जी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये न केवल मौजूदा क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य के सहयोग के नए रास्ते भी खोलेगा, हमारे मूल्यों को मजबूत करेगा और भविष्य के लिए अधिक मजबूत और गतिशील साझेदारी का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि कुवैत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा चल रही है। चटर्जी ने आगे कहा कि इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में कुवैत करता है। बता दें कि जीसीसी एक प्रभावशाली समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच $10.47 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण द्वारा किया गया निवेश $10 बिलियन से ज्यादा है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पीएम मोदी का ये 2 दिन का कुवैत दौरा है। इसे 43 सालों में या किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहली यात्रा है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने भी किया है। अब इस यात्रा को एक नए रूप में देखा जा रहा है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच संबंधों को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। अखिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के खाड़ी देशों के दौरे पर है। ये विदेशी दौरा खासकर खाड़ी देशों को लेकर है। प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय दौरे पर है और 2 दिवसीय दौरे पर सबसे पहले कुवैत पहुंच रहे हैं। और कुवैत में प्रधानमंत्री का इस दौरे को बेहद खास इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो करीब 43 साल बाद कोई कुवैत का दौरा कर रहा है। इससे पहले 1981 में प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने दौरा किया था और वहां के दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों, व्यावसायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर एक दूसरे के साथ समझौते किए थे। आज के दौरे के साथ प्रधानमंत्री के दौरे को देखा जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री कुवैत के अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर दौरा कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं अल सबा जो वहां के अमीर शेख हैं, उनके दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री जब आज वहां पहुंचे तो करीब 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर प्रधानमंत्री ने 2:50 पर एक स्थानीय श्रमिक शिविर का दौरा किया। उस दौरान उनके साथ कुवैत के अल शेख भी मौजूद थे और उस समय एक कार्यक्रम वहां के इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया जिसे
शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट स्टेडियम कहा जाता है। और इस स्पोर्ट स्टेडियम में भारी संख्या में भारतीय इकट्ठा हुए थे। करीब इनकी संख्या 4000 से 5000 बताई जा रही है, जिनको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कह सकते हैं कि कुवैत में जो भारतीय रह रहे हैं वो व्यापार के मुद्दे से रह रहे हैं, नौकरी पेशे से रह रहे हैं या अपने तमाम व्यावसायिक कामों से रह रहे हैं, उनको से प्रधानमंत्री रूबरू हुए और प्रधानमंत्री उन लोगों को भारत और कुवैत के बीच जो संबंधों की एक कड़ी है उसको भी बारे में बताया। साथ ही कहा कि विदेशी धरती पर कुवैत उनका एक सबसे बड़ा साझेदार है और पारस्परिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, इस तरह के कई ऐसे जो समझौते हैं जो दोनों देशों के बहुत अच्छे से चल रहे हैं और खासकर जो एक दूसरे देशों के बीच व्यापारिक संबंध है उनको और मजबूत करने के लिए भारत कुवैत के साथ कई और समझौते करेगा। इसको लेकर कल की दौर की फिर और बैठकें होंगी। जी अखिलेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पीएम मोदी के 2 दिवसीय कुवैत दौरे की, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय खाड़ी सहयोग परिषद के बीच कुछ संबंधों पे बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करेंगे सर्वे जारी कार्बन डेटिंग की तैयारी। संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम ने लगातार दूसरे दिन सर्वे का काम जारी रखा। आज भी टीम सबसे पहले कल की विष्णु मंदिर पहुंची। इसके बाद टीम ने मंदिर के पास स्थित कृष्णकूप का निरीक्षण किया। कृष्णकूप जामा मस्जिद में कुछ दूरी पर मौजूद है। यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। कूप के अंदर झाड़ियां और गंदगी फैली हुई थी। इसके चलते नगर पालिका ने सफाई अभियान शुरू किया। बता दें कि शुक्रवार को टीम ने संभल और उसके आसपास बने 19 कूप और 5 तीर्थों का सर्वे किया था। खगुसराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर और परिसर के प्राचीन कुएं से कार्बन डेटिंग के लिए नमूने दिए गए ताकि इनकी प्राचीनता का पता लगाया जा सके। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने संभल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए एएसआई निदेशक को पत्र भेजकर सर्वे कराने की मांग की थी। इसके बाद एएसआई की टीम ने संभल में प्राचीन धार्मिक स्थलों और कुओं का सर्वे शुरू कर दिया। देखी मंदिर देखा और कुएं का भी कुआ, हाँ कुएं देखा है। हाँ, देखा। अच्छा, और यहाँ फोटोग्राफी करी है। हाँ, क्या क्या लिया है? बस इसका फोटो लिया है। अच्छा, और अंदर का फोटो लिया है। ये चित्रकारी देखी मंदिर। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी जी, जैसा कि आज एएसआई की टीम संभल पहुंची थी और ये उनका लगातार दूसरा दिन था सर्वे को लेकर, तो 19 कूप और 5 तीर्थों का सर्वे भी किया गया है। अब बात आ रही है कि पत्रकारों को एएसआई की टीम से दूर रखा गया था, तो क्या वजह निकल कर आ रही है कि पत्रकारों से एएसआई की टीम या फिर अधिकारीगण कोई बात नहीं करना चाह रहे थे? क्या कोई वजह इसके पीछे निकल कर आ रही है? रईस अलवी जी, बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी और संभल हिंसा के बाद एक नया मोड़ संभल में सामने आ गया था। जिस तरह से एक बिजली चेकिंग और अभी के दौरान 40 साल पुराना से मंदिर और अन्य कुआ जो था बराबर में एक को जैसे बोलते हैं उसे बरामद किया गया था, उसकी खुदाई की गई थी, अन्य उसके अंदर मूर्तियां भी निकली गई थी, खंडर मूर्ति निकली। उसी दौरान एक जिलाधिकारी ने पत्र लिखा था एसआई के लिए, जिसकी सर्वे के लिए मांग की गई थी। तो 2 दिवसीय सर्वे की टीम आई हुई थी जो शुक्रवार की सुबह से ही सर्वे करने लगी थी और मीडिया को इसकी मेहनत भी न लगी, मीडिया कर्मी को दूर रखा गया था। साथ ही साथ आज भी सर्वे हुआ था और आज भी सर्वे काफी समय चला है और इसके बाद जो है कृष्ण रहा है और विष्णु मंदिर है और इसके अलावा अनेक 19 जो है कुंभ है उसके लिए चारों तरफ उसका निरीक्षण किया है, उसकी नापतोली की है, उसके सैंपल लिए गए हैं, बारीकी से उसको चेक किया गया है कि आखिरकार मिट्टी का कितने पुराने कुंभ है, कितने पुराना मंदिर है, यहाँ पर क्या था पहले, उसकी क्या थी, सारी तैयारियां उसकी जायजा लिया है और उसको बारीकी से उसको चेक किया गया है कि आखिरकार इसके क्या कारण था। तो सभी चीज का सैंपल लिया गया और सैंपल लेकर उसको जो है ले जाने की तैयारी की जाएगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार 2 दिवसीय सर्वे की टीम थी, उसके दौरान ये कल की विष्णु मंदिर भी था, वहीं पहुंची थी टीम, उसके साथ कृष्ण कुंभ का जो निरीक्षण किया गया है
और भी अन्य जो भी है आसपास के क्षेत्र है उनका भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे भी सैंपल लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 2 दिवसीय सर्वे के दौरान मीडिया कर्मी को दूर क्यों रखा गया था, आखिर ऐसी क्या कारण रहा, क्या वजह थी जो मीडिया कर्मी को दूर रखा गया। लेकिन इस मामले में हमने जब उच्च अधिकारी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सारी जानकारी हम दे देंगे, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं जानने दे रहे कि आप किसी काम में बाधा डालेंगे, आप किसी परेशान करेंगे अधिकारी को। इस सहयोग को भी अगर जानकारी लेंगे तो आप हमसे लीजिए। जी हमसे कहा जी ओके। रईस अलवी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे संभल की, जहां एएसआई की टीम लगातार दूसरे दिन भी सर्वे करने पहुंची। अब बात करेंगे अंबेडकर स्कॉलरशिप, शाह को जवाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके जवाब में बाबा साहब के सम्मान में बड़ी घोषणा कर रहा हूं। कहा कि वो चाहते हैं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कॉलरशिप के तहत दलित समाज का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, बस उसका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिल्ली सरकार करेगी। दलित समाज के सरकारी कर्मचारियों पर भी ये योजना लागू होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अंबेडकर यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे महाकाल दरबार में हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के भोजन केंद्र में आलू छीलने वाली मशीन में दुपट्टा फंसने से एक महिला की मौत हो गई। एसडीएम ने बताया कि यह हादसा सुबह मंदिर के भोजन केंद्र में हुआ। उन्होंने बताया कि निजी सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों और परिसर में मौजूद महिलाओं ने बताया कि 30 साल की रजनी खन्नी भोजनशाला में काम कर रही थी, तभी उसका दुपट्टा आलू छीलने वाली मशीन में फंस गया। महिला को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोजन केंद्र महाकालेश्वर मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और यहां श्रद्धालुओं को भोजन मुहैया कराया जाता है। ये अन्य क्षेत्र में वहाँ पे भोजनशाला में काम करती थी कि वो जो आलू छीलने वाली मशीन है उसमें महिला का दुपट्टा फंस गया और जो वहाँ महिलाएं आपस में काम कर रही थी उन्होंने भी बताया, जिसके दौरान वो गले में फंदा टाइप में हो गया, जिससे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उन्होंने दिखवाया, वहाँ उन्हें डेड घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान में हम पुराने हॉस्पिटल के पास मर्चुरी रूम में लाए हुए हैं, जिसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जो उसमें वास्तविक तथ्य निकल के आएंगे और आगामी कार्रवाई जो भी इनको सहायता हो सकती है शासन की तरफ से, वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी।
इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील मालवी जुड़ चुके हैं। सुनील मालवी, जैसा कि मामला सामने आ रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर में भोजन केंद्र में आलू छीलने वाली एक मशीन में दुपट्टा फंसने से एक महिला की मौत हो गई, तो अभी इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है आपके पास? देखिए, ऐसा है एक दुखदायी घटना उसके महाकाल परिसर मंदिर में हुई है। आलू छिलने वाली जो मशीन है उससे एक जो महिला वहाँ पर जो रसोई में जो भोजन बना रही थी, तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची और उनका जो दुपट्टा आलू छिलने वाली मशीन में फंस गया और जिससे तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जानकारी मिलने पर कलेक्टर नीरज सिंह, मंदिर प्रशासक गणेश दागड़ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और महाकाल पुलिस ने भी मंदिर के अन्य क्षेत्र में शनिवार सुबह रजनी खत्री नामक जो महिला थी वो काम कर रही थी, वो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची उस आलू छिलने की मशीन के पास अचानक पता नहीं किस कारण इस दौरान गले में चोट आने से तत्काल जो है मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है कि तत्काल प्रभाव से पहुंचा और उनके जो जिम्मेदार हैं, जो कलेक्टर हैं, वो भी तत्काल पहुंचे हैं और अभी जो मामला है किस प्रकार से ये हुआ है उसकी अभी जांच चल रही है। जी सुनील मालवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम बात कर रहे थे महाकालेश्वर मंदिर के भोजन केंद्र में दुपट्टा फंसे से एक महिला की मौत हो गई। अब बात करेंगे बीजेपी को चेतावनी, नहीं झुकेंगे पूर्वांचली। दिल्ली के बक्कड़वाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा 2022 में दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इस बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि अगर दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की सुरक्षा करनी थी तो उन्हें बक्कड़वाला जाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था। इस आदेश का उद्देश्य पूर्वांचलियों भाइयों और बहनों को परेशान करना और उनके घरों को नष्ट करना है। संजय सिंह ने बीजेपी को चेतावनी दी कि यदि पूर्वांचली समुदाय के लोगों के साथ कुछ भी हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उनका कहना था कि बीजेपी का यह कदम समाज में तनाव और भय का पैदा करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये हरदीप पुरी ने 2000 कहा है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा 24 घंटे बक्कड़वाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रहे हैं हम लोग, उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे दिल्ली पुलिस की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार के मंत्री का ये ट्वीट है। तो अगर तुमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ना होता, उनको निकालना होता, तो तुम तो बक्कड़वाला जाते ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, वहां पर कार्रवाई करते। ये आदेश क्यों निकाला अभी ये आदेश क्यों निकाला? हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके मां बाप को डराने और धमकाने के लिए, उनकी दुकानों को उजाड़ने के लिए, उनका घर जो झुग्गियों में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उन्होंने बनाया है उसको उजाड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी और सड़कों पर इसको लेके हंगामा होगा। जो कुछ भी होगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे भाजपाइयों। इसको सावधानी से, इसलिए ये सब घृणित प्रयास जो कर रहे हो ये करना बंद कर दो। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं आप नेता प्रखर श्रीवास्तव जी। प्रखर श्रीवास्तव जी, जैसा बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर संजय सिंह का बयान सामने आ रहा है और उन्होंने भाजपा को चेताया कि यह कदम खतरनाक हो सकता है। उनका कदम समाज में तनाव और भय का माहौल पैदा सकता है। प्रखर श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपिका जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं नेता नहीं, मैं प्रवक्ता हूं आम आदमी पार्टी से। दीपिका जी,
मैं बताना चाहूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक अपनी स्थिति फैल की तरह बना के रख ली है। आप ये समझिए तो इस तरीके से साहब ने राज्यसभा के अंदर दिल्ली में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग जी हमारे देश के पूर्वांचल लोगों का बनाया है। इस तरीके से उन्होंने बोला, उनको रोहिया बांग्लादेशी बोला है। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह उस राज्यसभा के अंदर चीखते हैं कि साहब ये राम है, ये राम है, इनका नाम इनको रोहिया बांग्लादेशी बोल लो। तो जिस तरीके से इन लोगों ने मजाक बना के रखा है जी वो दुनिया, दिल्ली की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इन लोगों को बताएगी, सिखाएगी। और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को ऊपर दायित्व मिला है, वो गली गली जाकर, वो हर पूर्वांचली इलाके में जाकर यही भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और ये वीडियो जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को सब मजाक बनाया है, उस पर पर्दाफाश करेंगे। प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातें साझा करने के लिए। हम बात कर रहे थे दिल्ली में बांग्लादेश और रोहिंग्या शरणार्थियों की। अब बात करेंगे सुन लो सरकार पुल की दरकार। वाराणसी के दनियालपुर गांव के लोग वरुण नदी पर 10 साल से लगातार चंदा जुटाकर अस्थायी पुल बना रहे हैं। दरअसल आने जाने के लिए उनके सामने इसके लिए कोई चारा नहीं है। वरुणा नदी गांव को 3 तरफ से घेरती है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दनियालपुर गांव के लोग हर साल वरुणा नदी पर बांस का हाई पुल बना रहे हैं। ये नदी गांव को 3 तरफ से घेरती है। वाराणसी शहर से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर से भी कम है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। गांव वालों का है कि स्थायी पुल न होने से उन्हें करीबी सड़क और फिर जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। दिक्कत सर ये है कि हम लोग मात्र बनारस से 3 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन अभी जो हम लोग की दूरी है वो 11 किलोमीटर है। अब सर 11 किलोमीटर को जाने के लिए समथिंग 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अगर यहाँ पे अगर पुल बन जाता तो आज इसका विकास इतना होता है। हम लोग पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, जबकि हम लोग हैं एकदम बनारस के करीब। अगर पुल बन जाएगा तो आज हम लोग नगर निगम में, लेकिन नगर निगम का नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत अभाव सुविधा। ना तो गांव में एक हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ 8 तक के बाद कोई स्कूल नहीं है, जो कि मतलब एजुकेशन का क्षेत्र बहुत, मतलब एजुकेशन के लिए एकदम कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पे पुल होता तो सारी सुविधाएँ होती। हम लोग को परेशानी बहुत होती है, पढ़ने लिखने की परेशानी बहुत होती है। और हम लोग की वैसे रास्ता है ना बहुत दूर है, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अगर ये पीपा पुल का निर्माण रहता है तो हम लोग को ज़्यादा देर नहीं लगती। वहाँ उधर गांव में जो पुल है ना, वहाँ पर 8 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता है हम लोग को। अगर इधर जाएंगे तो हम लोग को आधा घंटा से मतलब कर लेंगे हम लोग रास्ता। हर साल मानसून का सीजन खत्म होने और सर्दी शुरू होने के बाद गांव के लोग अस्थायी पुल बनाने के लिए बांस और दूसरे सामान खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। बरसात का मौसम आने से पहले वे इस पुल के ढांचे को तोड़ देते हैं। 10 साल से बन रहा है। ये लड़के बच्चे अपन लपट के बनाते हैं, मांगते हैं, सब लोग सहयोग करता है। बात नहीं, सब लोग सहयोग करके बांस से, बल्ली से, पैसा से सब देते हैं, इसको बनाया जाता है। तो आप लोग अपने पैसे से ये पुल का निर्माण करवाते हैं लोग? और का देते हैं, साग बेचते हैं, लिया के 10, 20, 100, 50 जौन है तो देते हैं, दे देते हैं चंदा। हमने की आवाज जाए कि भाई तो जरूर बच्चा है, बनावत हैं, रियाज करत हैं, तो दाना पानी बेगर खैला करिए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे सरकार से भैया हमने का बस पुल बन जाए। गांव वालों का कहना है कि पिछले 10 साल में उन्होंने सरकार से लेकर अधिकारियों तक हर किसी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अब वे चाहते हैं कि सरकार विकास के नाम पर ही स्थायी पुल बनवा दे। उनके मुताबिक स्थायी पुल के बगैर स्कूल, बाजार और खासकर वक्त पर अस्पताल पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत परेशानी बा भैया। अगर के एक डिलीवरी रहल
पतो रहल बेचारी के जात जात बच्चा कैसे तो पास हो गल, उ डिलीवरी मर गई, ओकर 3 ठे छोटा छोटा बच्चा हन और बच्चा के भी उ नाई पतो देख पौले तो ओकर बच्चा के जियाई के खियाई। अगर अस्पताल रास्ता पैड़ा रहल हो तो जल्दी से अगर पहुंच गए तो पतो न मरल हो। और कई घटना हो गल हमारे गाँव में। सरकार को हम लोग मांग कर रहे हैं बहुत लोगों से, लेकिन बहुत लोग आए चुनाव में आए, वोट लिए चले गए, लेकिन फिर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। 1 साल पहले सर्वे वगैरह हुआ था तो बोले बनने वाला बना, लेकिन हाथ नहीं लगा अभी तक। कितनी जरूरत है इस तरह यहाँ पर पुल की? जी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अगर बन जाए तो कम से कम 30 से 40 हज़ार आबादी, छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़कियाँ हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जैसे महिलाएं गांव की है जी, गांव की महिलाएं हैं बेचने के लिए सब्जी वगैरह जाती हैं, किसान वगैरह खेतीबाड़ी का काम करते हैं सभी लोग, तो घूम कर जाना पड़ता है, इसे खेतीबाड़ी कर पाते हैं। गांव वालों का आरोप है कि कई बार वादा करने के बावजूद सरकार ने पुल बनाने का काम शुरू करने की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल उन्हें चंदा जुटाकर खुद पुल नहीं बनाना पड़ेगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी।